नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और मेरे साथ मौजूद हैं विजय यादव। 69,000 ओबीसी अभ्यर्थी जो लगातार माफ कीजिएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी जो लगातार अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे विजय यादव हमारे साथ हैं। विजय से हम बात करने का जो प्रयोजन है वो आपके सामने रख दें। अभी का प्रयोजन ये है कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने टॉप सीक्रेट पर बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी एक नहीं बल्कि कई बार बातचीत हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों से। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने भी उनका मुद्दा रखा है, मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो आंदोलन की आड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ नेता जो कि फॉर्चूनर से घूमने लगे हैं, और ये जो उन्होंने बात कही है ये एक बड़े विवाद का विषय बन गई। विजय हमारे साथ हैं। विजय, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस बयान पर? बयान आपने सुना होगा। जी शुक्रिया अभिषेक सर। सबसे पहले तो आपको बधाई और धन्यवाद एक नए प्लेटफॉर्म के लिए कि आप जो है हम लोग नियमित दर्शक थे, श्रोता थे आपकी, लगातार आपको सुनते थे, आपकी रिपोर्टिंग। आज जो बयान योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया है, उससे हम लोग हतप्रभ नहीं है, कोई अचंभा नहीं है हम लोगों को, क्योंकि ये कोई नया बयान उन्होंने नहीं दिया है। अभी आपने पीछे देखा होगा जब लगातार हम लोग सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, कभी इस मंत्री के घर कभी उस मंत्री के घर, तब भी उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो आंदोलनकारी छात्र हैं ये लात खाने लायक हैं। तो इसमें कुछ नया उन्होंने नहीं कहा। और जहां तक उनके बयान की बात है, हमारे यहाँ बड़ा रोष है इस बात को लेके, और बहुत नाराजगी है लोगों में, कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले ये कहता था कि मैं सरकार का हिस्सा होता तो अब तक 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय मिल गया होता, वो व्यक्ति आज जब सरकार का हिस्सा है तो ऐसी बातें किए जा रहे हैं। और जहां तक आपने कही मुख्यमंत्री से मिलाने की बात, मैं आपको बताऊं, मैं इस बात का गवाह हूं। उस डेलीगेशन में मेरा भी नाम था। मैंने वीडियो पूरा देखा है टॉप सीक्रेट पे जो उनका चला है, आपका जो इंटरव्यू उन्होंने आपने किया है उनका। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए लोगों को कॉल किया तो पता चला कोई दिल्ली है कोई अयोध्या है, ऐसा उन्होंने कहा। अयोध्या उन्होंने इसलिए कहा कि वहां की हमारी एक बहन है अर्चना शर्मा, वो अयोध्या की रहने वाली है। आप सोचिए, कहा जाता है कि 1 बजे माननीय मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात होगी। आप कहेंगे तो वो रिकॉर्डिंग मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, उनकी रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है। 1 बजे कहा जाता है कि आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई जाएगी, और कॉल आती है 12:38 पे, और मुख्यमंत्री से मिलने की जगह बताई जाती है अंबेडकर नगर। अब आप सोचिए, अगर हम लखनऊ में भी होते, भाई हमारे पास कोई चार्टर्ड प्लेन तो है नहीं, प्राइवेट जेट तो है नहीं कि हम उड़ेंगे। अगर उड़ के भी जाएंगे तब भी 22 मिनट में अंबेडकर नगर पहुंच भी जाएंगे तो एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री के पास पहुंचने में टाइम तो लगेगा ही। तो ऐसा मतलब जानबूझ के ये चीजें बोली जा रही हैं। मैं विजय ये बताइए, मुझे माननीय मुझे मुझे ये बताइए विजय, कि ये जो बात वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि वो कुछ नेताओं की ओर इशारा कर रहे थे, जो उन्होंने हमसे बातचीत में कहा है कि ऐसे नेता हैं इस 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनके, जिन्होंने फॉर्चूनर खरीद ली इस बीच में, उनको पैसा कहाँ से आया, ये उन्होंने सवाल खड़ा किया है। क्या देखिए, ऐसा हुआ है? ये क्या आपकी ये जानकारी में बातें विजय कोई ऐसा है जिसने फॉर्चूनर खरीदी हो? ये बातें मैंने भी पूरा इंटरव्यू आपका देखा है, जो बातें उन्होंने कही हैं। देखिए, पहली बात, अगर ऐसा हो रहा है इस भर्ती में, हम लोग इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, हर आदमी, जब आप हजारों लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं तो सीधी सी बात है, हर आदमी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो आदमी बहुत फेयर है, बहुत क्लीन आदमी है, बहुत मतलब जो है पूरी तरह से आंदोलन को समर्पित ही है। कोई ना कोई उसमें ऐसा होता है जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागती है, जो है अन्य संभावनाएं वो तलाशने लगता है। अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये मेरा मानना है कि सरकार का फेलियर है। और माननीय मंत्री जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनकी सरकार है, अब तो वो मंत्री हैं, जांच करवा देना। इस सरकार में तो बड़े जल्दी जल्दी जांच होता है। हम तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है, चलवाइए बुलडोजर, घर गिरवा दीजिए, गाड़ी छोड़िए, आप देखिए कहाँ से उसका लिंक है, कहाँ से पैसा आ रहा है, और इसको किसको दे आगे रहा है। आगे 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 और इसको और स्पर्श करते हैं विजय, क्योंकि आप एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। उनका साफ कहना था कि समाजवादी पार्टी से पैसा मिल रहा है, वो उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं कि जो फॉर्चूनर आ रही हैं, जो उनका आरोप है, तो वो समाजवादी पार्टी से पैसा आ रहा है। नेता जो है ओबीसी अभ्यर्थी के, वो फॉर्चूनर में घूम रहे हैं। देखिए, पहली बात तो अभिषेक सर मैं आपको बताऊं, ये जहां तक फॉर्चूनर वाली बात है, हमारे संगठन में हमारे अभ्यर्थियों के पास किसी के पास भी फॉर्चूनर गाड़ी नहीं है। हाँ, अन्य गाड़ियों की अगर वो एक किसी बार बात किसी के करते पास भी तो नहीं, मैं उस आप पर कह रहे हैं कहता, किसी के पास भी नहीं किसी है। के पास किसी के पास नहीं है। और आप भी जानते हैं कि फॉर्चूनर सिर्फ नेताओं के लिए है, बिजनेसमैन लोगों के लिए है, फॉर्चूनर सबके बस की बात नहीं है। आपने भी वहां पे ये सवाल उनसे कहा। हालांकि
अगर वो गाड़ी की ही बात करना चाहते हैं, अगर सपा से भी, ये बताइए, अगर उनको इस बात की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय से पैसा मिला, मैं डिनाई नहीं कर रहा इस बात को, मैंने आपसे कहा, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ आपकी बात, अपनी बात को दोहरा दे रहा हूँ कि आंदोलन में जब 10,000, 5,000, 2,000 लोग इकट्ठा होते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें सारे के सारे लोग सिर्फ आंदोलन तक ही सीमित हों। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग जाती है, जिनको लगता है कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म से हम जंप करके सीधे विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। अगर कोई फंडिंग हुई भी, एक पल के लिए मान लेते हैं, हालांकि मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है ना, मुझे, मैं तो कह रहा हूं, आपके कैमरे पे खुल के कह रहा हूं, पूरी सरकार को चुनौती है, विजय यादव की जांच करवा ले, अकाउंट से लेके घर परिवार तक सबकी जांच करवा ले। अगर ऐसा कुछ मिलता है, हमने इस आंदोलन को सींचा है, चलाया है, एक टाइम का खाना खा करके हम लोग वहां इको गार्डन में रात बिताए हैं, ठंडी में एक पतले से कंबल में हम लोग वहां पर रह के अपनी नौकरी और अपने सम्मान की जंग लड़े, अपनी लड़ाई लड़े हैं। कितने दिन अब लगातार उसमें अगर कोई आंदोलन किया आरोप लगा, विजय आपने? इको गार्डन का आंदोलन कितने दिन कंटिन्यू चला पूरा वो? मैं आपको बताऊं, 640 दिन, 2022 में नई योगी की सरकार 2.0 बनने के बाद 640 दिन अनवरत वहां पर आंदोलन हम लोगों का चला। और माननीय लगातार। मंत्री जी अगर इतने फिक्र थी उनको ओबीसी एससी की, इतना राजनीतिक षड्यंत्रों से बचाना चाहते थे, तो उनको मिल के हमारी बात करनी चाहिए थी। और एक बात मैं बताऊं आपको, जो उन्होंने कहा कि 3 बार वो मुख्यमंत्री से मिले हैं, मैं आपको उनको एक पुराना वीडियो दे सकता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि 4 बार मिले हैं। तो पहले तो माननीय मंत्री जी ये तय कर लें कि वो 3 बार मिले हैं कि 4 बार मिले हैं। और जो उन्होंने कहा कि हमने इनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, मैं आपसे इस कैमरे पे कह रहा हूं, मंत्री जी को दोबारा बोल लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि वो बच्चे तो डिनाई कर रहे हैं, एक बार भी हम लोग उनके प्रतिनिधिमंडल में नहीं बैठे हैं जब बिल्कुल विजय, उन्होंने हमसे आपकी ये बात बातें जो है, की। आपकी बात मैं बिल्कुल उनके सामने रखूंगा। आप जो बातें कह रहे हैं, आप उनके पीछे तथ्य दे रहे हैं, आप उनके पीछे तर्क दे रहे हैं, और आप उन सारे विद्यार्थियों की ओर से बात कर रहे हैं, अभ्यर्थियों की ओर से बात कर रहे हैं जो इस लड़ाई में लगातार शामिल है। मुझे एक बात और ये बताइएगा विजय, कि हैरानी इस बात की है सबसे ज्यादा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब साफ साफ फैसला दे दिया, बहुत ही क्लियर कट, कहीं कोई डाउट नहीं रहा कि इस पूरी भर्ती में गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है, और जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं। और उसके बाद सरकार ने ये कहा, वो बयान आपने भी सुना, हमने भी सुना, कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप हम इस पर एक्शन लेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। उसके बाद ऐसा क्यों हुआ कि अभी तक आपको कोई राहत नहीं मिली और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया? क्या इतना देर लगना ये एक स्वाभाविक घटना आपको लगती है, या आपको यहां लगता है कि ये भी स्वाभाविक घटना नहीं है, इसके पीछे भी कुछ है? मैं थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा इस मामले को समझने के लिए। जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई सर, मात्र 21 दिनों में, 20 और 21, 21 दिनों में ही आवेदन लिए गए, आवेदन पत्रों की छटनी की गई, योग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाई गई, चयन सूची जारी की गई, काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया, काउंसलिंग करवाई गई, अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए गए, और सबको विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेज दिया गया, मात्र 21 दिन में। आप प्राथमिकता देखिए, सरकार को भर्ती करनी थी, उन्होंने कर दिया। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब जजमेंट आया, और उन्होंने उन्हीं बातों को माना जो 3 साल पहले 2021 में जो बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कही थी, वही बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है, ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों की हकमारी की गई है। अब आप सोचिए, जो प्रक्रिया 21 दिन में पूरी की जा सकती है, इतने सारे चरण पूरा करने के बाद एक जजमेंट आता है। उत्तर प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है। और मैं खुद पिछड़े वर्ग से आता हूं, तो मैं जानता हूं कि हमारे तमाम साथी और मैं भी 2017 में जब पहली बार भाजपा सत्ता में आई, तो हम लोगों ने शिक्षा मित्रों के समाजन से नाराज होके, जो सरकार उस समय थी समाजवादी पार्टी की सरकार जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी कर रहे थे, उस सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाया। उस सरकार की खिलाफत की, इलाहाबाद में प्रोटेस्ट हुआ लोकसभा आयोग के सामने, वहां प्रोटेस्ट में हम लोगों ने हिस्सा लिया कि ये सरकार जो है सिर्फ शिक्षा मित्रों का समाजन कर रही है, और बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी सड़क पर धक्के खाने के लिए बने। उस सरकार को हटा के जब इस सरकार को बनाया गया, जब ये नई सरकार का गठन हुआ, उसमें एक वोट मेरा भी शामिल था, और केशव प्रसाद मौर्य की वजह से वोट पड़ा वो। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जब उस जजमेंट का स्वागत किया, हम लोगों को एक उम्मीद दिखी, एक होप दिखी कि चलो यार, सरकार में बैठे लोग अगर इसका स्वागत करें, संजय निषाद जी ने, आदरणीय संजय निषाद मंत्री जी ने स्वागत किया, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भी स्वागत किया। देखिए, उन्होंने कहा कि लात खाने लायक है, लेकिन तब भी हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, संवैधानिक पद में हैं, तब भी मैं उनको कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस फैसले का स्वागत किया।
अगर ये बातें जो आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आंदोलन करने वाले लोग फॉर्च्यूनर से चलने लगे हैं, फॉर्च्यूनर खरीद लिए हैं, तो ये किसका फेलियर है? डिप्टी सीएम कह रहे हैं फैसले का स्वागत है, तमाम मंत्री कह रहे हैं फैसले का स्वागत है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। उसके बाद भी एक महीने जानबूझकर एक भी कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? आपने देखा होगा वो ये तस्वीरें शब्द कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कि एक महीने तक जानबूझकर कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। आप तो पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। अगर सरकार चाहती विजय, तो ये जो एक महीने का टाइम गुजरा इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद, क्या इसमें एक रोड मैप सामने रखा जा सकता था जिसमें आपकी कंसर्न भी हल हो जाती और जो एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन का मुद्दा है वो भी हल हो जाता? क्या ये ऑप्शन था सरकार के पास? मैं आपको बताऊं, जब सर्वोच्च न्यायालय में सर मामला नहीं गया था, उसके जी। पहले ही हम लोगों ने विभाग के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट किया, उनसे मिलने की, उनसे बात करने की कोशिश की। जो हमारी महानिदेशक हैं, यानी डीजी जिनको कहते हैं हमारे यहाँ, डीजी के पद पे हैं कंचन वर्मा मैम, उनसे हम लोग कंचन मिले वर्मा। और हाँ, मैंने पहल की। जो ये वही कंचन प्रभावित वर्मा होने है वाला जिनका पक्ष है, अभी, जिनकी अभी चिट्ठी वायरल हुई थी कि प्राइमरी जो 27 स्कूल है हजार उनको विद्यालयों को बंद उनको करने की। उनको बंद करेंगे, 50 से कम जी, छात्रों वाले। और बाद में विभाग ही मुकर गया कि ऐसा कुछ हमने किया नहीं था। वही वही कंचन ऐसा वर्मा कुछ है नहीं। ना ये? जी बिल्कुल, उन्हीं की बात हो रही है। तो जब उनसे हम लोगों की ऑर्डर आने के बाद पहली मुलाकात हुई, जब आपने देखा होगा कि दोनों पक्ष आमने सामने खड़े होकर आंदोलन कर रहे थे, कि वो कहते थे हमारी नौकरी नहीं जानी चाहिए और हम लोग कहते थे कि हमारी नौकरी लगनी चाहिए। तो जब हम लोग कंचन वर्मा से मिलने पहली बार गए सर, तो मैंने पहल की, 5 उन भाइयों को भी अपने साथ में लिया जिनकी नौकरी जाने का खतरा है, यानी जो 4 साल से पढ़ा रहे हैं। जो हम दोनों पक्ष समायोजन के उनके रहे सामने वाली बैठे। बात। हम उनके सामने बैठे, हमने उनसे सिर्फ एक सवाल कंचन वर्मा मैम से पूछा कि मैम, ये वो पक्ष है जो 4 साल से सर्विस में है, सेवा में है, इनको डर है कि इनकी नौकरी चली ना जाए, और हमको इस बात का डर है कि ये मामला अगर यहाँ हल नहीं हुआ तो ये मामला कोई ना कोई सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे देगा, फिर सालों साल ये मामला जो है वहां पे अदालतों की चौखट पर ये दम तोड़ता रह जाएगा। डीजी ने हमारी कहा कि जब सरकार ने कह दिया कि हम सबके साथ हैं, तो आप क्यों परेशान है, किसी का हित नहीं होगा। हम लोगों ने कहा कि मैम, डर इसी बात का है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में फंसे। उन्होंने कहा नहीं भाई, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है। आप सोचिए, जो काम आपने एक सवाल अभी पूछा कि क्या एक रोड मैप बनाया जा सकता था, मैं आपको बता रहा हूं, इसका सबसे सरल तरीका था। जो काम सरकार को करना चाहिए था, जो उनके विभाग के लोगों को बताना चाहिए था, जो उनका न्याय विभाग बताना चाहिए था उनको, जो उनके महाधिवक्ता बताना चाहिए था, वो चीजें हम लोग जाके अधिकारियों को बता रहे थे। वो चीजें हम लोग जाके ज्ञापन के माध्यम से जो तमाम मंत्री हैं उनको दे रहे थे। बेसिक शिक्षा मंत्री से हम लोग मिलने का समय मांगते रह गए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य और शर्म का विषय है कि जिस परंपरा से, जिस पीढ़ी के वो नेता हैं, जिस परिवार से आते हैं स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के, उन्होंने कभी कहा था कि अगर तुम्हारा कोई आरक्षण छीने तो थप्पड़ मार के आरक्षण छीन लेना। और बड़े शर्म का विषय है आप कि संदीप हमारा शिक्षा संदीप मंत्री हमसे मिलने संदीप सिंह तक की को बात तैयार कर नहीं रहे हुआ। हैं? संदीप सिंह हमारा मिलने को शिक्षा तैयार नहीं मंत्री, हुए आप लोगों से? जब से जजमेंट आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, बेसिक शिक्षा मंत्री ने किसी एक अभ्यर्थी से मुलाकात नहीं की, ओबीसी और एससी वर्ग के। जानते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको यह पता था कि अगर ये लोग मिलेंगे और मैं इनका काम नहीं कर पाया, तो कल को लोग मुझे ट्रोल करेंगे और लोग कहेंगे कि ये मंत्री किसी काम के नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब हम लोगों ने सरकार के सामने मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से, जब ज्ञापन अपना भिजवाया एलआईयू के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, ठीक है अगर मंत्री जी नहीं मिल रहे, कम से कम हमारी बात तो पहुंचा दीजिए। हम लोगों ने उसमें जो डिमांड रखी सर, उसमें एक सीधी लाइन रखी कि सरकार, जैसे सिंगल बेंच में जब ये मामला डिसाइड हुआ था, तो सिंगल बेंच ने जो जज साहब ने जो फैसला दिया था 13 मार्च 2023 को, उन्होंने कहा कि चूंकि ये जो कार्य कर रहे लोग हैं जिनकी नौकरी पर खतरा उत्पन्न होगा, उनके भविष्य का ध्यान में रखते हुए सरकार उनके लिए एक पॉलिसी बनाए, उसमें एडजस्ट कर ले उनको, और जो वंचित लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दें। हम लोगों ने हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद सरकार के सामने सिर्फ एक मांग रखी। इसमें दोनों पक्षों को जो है कोई आपत्ति नहीं थी, दोनों पक्षों का सम्मान रह जाता, उनकी नौकरी बच जाती, हमारी मांगे पूरी हो जाती, हम 4 साल से सड़क पे थे, हमको विद्यालय मिल जाता, और जो 4 साल से विद्यालय में थे वो सड़क पर ना आते। ऐसा रास्ता हम लोगों ने सुझाया विभाग को, सरकार में बैठे लोगों को, कि आप जो ये गलत नियुक्तियां हो गई हैं इनके लिए पॉलिसी बना के इनको समायोजित कर लीजिए, और जो हमारी सीटें हैं उस पर हमें अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। और ये मात्र 1 घंटे का काम था, मात्र 1 घंटे का काम था, ये डिफाइन करना कि कौन सी नियुक्तियां गलत हैं और कौन सी सही हैं। भाई मैं कह रहा हूं, जिनको आप 4 साल से वेतन दे रहे हैं अभिषेक सर, आप उसमें उसमें से गलत लोगों को छांटने में कितना टाइम लगेगा? यही एक मेरा तरफ आप सवाल है कहते विजय हो। कि आप कह रहे हैं कि ये 1 घंटे का काम था, और वो 1 घंटे का काम ऐसा है कि पूरे 1 महीने तक नहीं हुआ। उसके पहले, ये जब 2022 की बात है, जब 2022 में ये निकला था कि भी चुनाव के पहले की बात है कि रास्ता निकाल दिया जाएगा,
तब भी नहीं किया गया, अब भी नहीं किया गया। तो क्या यहाँ पर विजय सवाल नीयत का भी उठता है क्या? क्योंकि मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि इसी सरकार के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के अनुप्रिया, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल, ये सब ये चिट्ठियां लिखते रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि सरकार की नौकरियों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इनके ही मंत्री ये लिख चुके हैं। तो क्या ये नियत का सवाल भी है क्या? आपने देखा होगा अभी जजमेंट आने के बाद हम लोग अनुप्रिया जी के आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय अनुप्रिया पटेल जी के आवास के सामने। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, माननीय आशीष पटेल जी, उन्होंने हम लोगों के बीच में आके ये बात बोली थी कि आपको नौकरी देना हमारी मजबूरी है, और मैं आपसे कह के जा रहा हूं आपकी नौकरी आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो हमारे एक भाई ने सवाल पूछा कि सर, हमारी होली तो बेकार हो गई, सामने दीपावली है, क्या हमारी दीपावली? माननीय मंत्री जी ने बड़े, बहुत, ये समझिए कि बहुत बड़े मन से इस बात को कहा था कि मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि आपकी दीपावली अच्छी होगी, और अगर आपकी दीपावली अच्छी नहीं हुई तो मैं भी दीपावली नहीं मनाऊंगा। हम लोग इतने होपफुल थे इस बात को लेके कि अगर सरकार में बैठा एक मंत्री इस बात को कह रहा है, इसका मतलब है चीजें आगे बढ़ रही हैं और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आप देखिए नतीजा वही ढाक के तीन पात है। हम्म। उत्तर प्रदेश सरकार में इतनी हैसियत नहीं बची है कि एक बेसिक शिक्षा विभाग का अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार पर अकेले भारी पड़ रहा है। क्या उसको हटाया नहीं जा सकता? बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मेरे बुलाने पर भी अधिकारी मीटिंग में नहीं आ रहा है। ऐसी सूचना हम लोगों को बताते हैं, लोग बताते हैं, कहते हैं कि भाई मंत्री कितनी मतलब जो है नहीं चलती इस विभाग में कि वो जो है अधिकारियों की मीटिंग कर सकें। उन्हीं अधिकारियों से मीटिंग करते हैं वो जो उनके बुलाने पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति विशेष है जो कभी उनकी मीटिंग में नहीं जाता, ये उनके आखिर बुलाने में पे मुझे नहीं ये जाता। बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि 12 नवंबर को सुनवाई हो सकती है। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, और ये आखिरी सवाल इस बात को लेकर के है कि सलूशन क्या हो सकता है, क्योंकि आप समेत हजारों ओबीसी छात्र, उनकी जिंदगी दांव पर है, उनका परिवार, उनकी खुशियां, उनका भविष्य, ये सब दांव पर है। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है विजय, 12 तारीख को अगर सुनवाई होती है तो यूपी सरकार के पास क्या ऑप्शन है? क्या ये 12 तारीख की सुनवाई में कोई अगर चाहे तो कोई रास्ता सामने रख सकती है? हाँ जी, बिल्कुल रख सकती है। बहुत आसान तरीका है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात में एग्री करेगा कि जो नियुक्तियां गलत हो गई, देखिए सरकार कह रही है कि हम किसी पक्ष को जो है बाहर नहीं करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और हम लोग भी इस बात को चाहते हैं कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के नहीं आए हैं। उन्होंने परीक्षा दी, आपने मेरिट बनाई, उनका नाम आया, आपने उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया, वो पढ़ा रहे हैं। तो अगर सरकार ये कह रही है कि हम उनको भी बचाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है, सरकार के पास इसी भर्ती में करीब 10,000 के करीब पद खाली रह गए, तो सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करें। ये मैं ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों से बातचीत करके आपको ये बात बता रहा हूँ, ये रास्ता बता रहा हूँ कि क्या रास्ता सरकार के पास बचता है। हो सकता है टॉप सीक्रेट को इस समय सरकार में बैठे लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके इस चैनल के माध्यम से हमारी बात वहां तक पहुंच जाए और हम लोगों का भला हो जाए। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल के विजय, हम भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आपने जो रास्ता बताया है, और आप ये कह रहे हैं कि आपकी वकीलों से बात भी हुई है, और ये बात शुरू से कही जा रही है कि अगर सरकार चाहे हाँ, तो मुझे तीस समायोजित तीस भी कर सेकंड और दे तो मैं इसको सकती कंक्लूड कर दूं। है। जो हाँ। ये सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात हो रही है, हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पूछा कि अगर सरकार बिना बाहर किए इनको, अगर हमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना चाहे, जैसे सरकार कह रही है कि हम सबके साथ हैं, जो नियुक्तियां हो चुकी उनको बाहर नहीं करेंगे और जो वंचित लोग रह गए उनको हम नियुक्ति पत्र देंगे, तो क्या रास्ता बन सकता? तो हमारे टॉप मोस्ट सीनियर जो एडवोकेट हैं, उन्होंने हमें बताया है इस बात को कि सबसे बेहतर ऑप्शन यह है कि सरकार उनके लिए सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए और ये बताया कि साहब जो गलत नियुक्तियां हो गई हैं, क्योंकि वो 4 साल से बढ़ा पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनका भी भविष्य अधर में लटक जाएगा। उसमें तमाम ऐसे भी लोग हैं जो ओवर एज हो गए होंगे, अब दोबारा किसी भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तमाम लोगों ने लोन ले रखा हो, तमाम लोगों ने अपने घर नए खरीदे होंगे, तो वो कहाँ से किस्तें भरेंगे? और एक तरफ हम लोग हैं जो 4 साल से सड़कों पे हैं और हमारे सामने रोजी रोटी का संकट है। तो हम नहीं चाहते कि वो भी उन्हीं हमारी तरह वो भी कल सड़क पे खड़े हों। तो वकीलों का ये कहना है कि सरकार अगर उनको एक पॉलिसी बना के रखना चाहे तो वो रख सकती है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, और ना तो सुप्रीम कोर्ट उसमें उनके लिए मना करेगा। और दूसरा रास्ता ये है कि एक पॉलिसी बनाई जाए, और दूसरा ये है कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करके
जो गलत नियुक्तियां हुई हैं उनको सेव कर लिया जाए, और जो ये पद खाली होंगे गलत नियुक्तियों से, उसमें ओबीसी एससी की जो हकमारी हुई है उसको पूरा करके इस मामले का समाधान 12 तारीख को ही किया जा सकता है। लेकिन जरूरत है प्रतिबद्धता की, नेक नियति की, और सिर्फ स्वागत करने की नहीं कि हम जजमेंट का स्वागत कर रहे हैं और हम ओबीसी एससी के साथ खड़े हैं। इससे काम नहीं, वो तो पॉलिटिकल बैलेंसिंग हो जाती है कि जो पॉलिटिकल डैमेज हो रहा है, कोई माने ना माने अभिषेक सर, मैं आपको बता रहा हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती वो मुद्दा है जिसकी वजह से भाजपा को उत्तर प्रदेश में मुंह की खानी पड़ी है। जब बिल्कुल विपक्ष ने विजय। कहा इस बात को, बिल्कुल जब विपक्ष बिल्कुल ने कहा कि विजय। आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो बिल्कुल लोगों ने उदाहरण दिया कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती का हासिल देख लो, बिल्कुल 640 वो दिन एक से बड़ा बच्चे मुद्दा लाठीगार्ड बना, हैं। वो एक बड़ा मुद्दा बना। और मैं आपको बताऊं, वो मुद्दा बीजेपी ने जब समीक्षा की, लोकसभा में हार की, तो पेपर लीक समेत और जो आरक्षण के नियमों की अनदेखी का मुद्दा, ये बाकायदा उसके फीडबैक में शामिल है। विजय, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जो आपने बातें कही हैं वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विजय इस बात पे भी जोर दे रहे हैं अपनी लड़ाई के साथ में, अपने ओबी साथी जो ओबीसी छात्र हैं उनकी लड़ाई के साथ में, ये इस बात पे भी जोर दे रहे हैं, जो गौर करने वाली है, कि जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर आंच ना आने पाए, ये भी इनकी प्राथमिकता में है। ये भी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं कि सरकार किस तरह से इस मुद्दे को खींच रही है, और ये अपने आप में एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल है। उम्मीद हम करेंगे कि 12 तारीख को अगर सुनवाई होती है तो इसका कोई समाधान जरूर निकले और इन ओबीसी छात्रों का भविष्य उज्जवल बन सके। विजय, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।